बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन की तैयारी की जाए, इंतज़ामात मुकम्मल की जाएँ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल आखिरी तारीख़ है कागज़ात नामज़दगी पर एतराज़ात की। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये भी कहा है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ। 21 अरब रुपया मुहैया करना है और 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि हमें रकम मिली या नहीं मिली। तो 5 दिन बाकी रह गए हैं और हुकूमत ने 21 अरब रुपया देना है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन हुकूमत कल कौमी असम्बली के इजलास में एक करारदाद ला रही है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक दफ़ा फिर मुस्तरद किया जाएगा। पहले तो कैबिनेट ने मुस्तरद किया है, अब कौमी असम्बली से भी मुस्तरद करवाया जाएगा। तो सूरत हाल किधर जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान में जो तवील अरसे से एक सियासी बहरान चल रहा है, ये हल होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, मोहतरमा सायरा बानो साहबा जो रुकन कौमी असम्बली हैं, GDA से उनका ताल्लुक़ है, अपोजिशन की मेंबर हैं, और अहमद अवैस साहब पंजाब के साबिक एडवोकेट जनरल हैं जो कि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, अब कल जो रेजोल्यूशन आ रही है जिसका के इशारा दिया आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, तो उस रेजोल्यूशन को सामने रखते हुए मेरा आपसे सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, तो आप अब 14 मई को इलेक्शन की तैयारी करेंगे या बायकॉट करेंगे? जी, ये फ़ैसला अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो PDM के कायदीन मीटिंग चल रही है। वो जो जिस तरह फ़ैसला करेंगे उसके मुताबिक होगा। वो फैसला तो मुझे पता है और आपको भी पता है। चलिए, नहीं, बहरहाल उनको बाकायदा तौर पे उसका ऐलान करने दें। इशू यही है कि जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है, हम तो उस बुनियाद को चैलेंज कर रहे हैं कि वो जो ओरिजिनल फ़ैसला था, जिसे वो कहते हैं 3-2 है, हमने 4 जजों ने इन राइटिंग कहा कि नहीं ये 4-3 है, तो लिहाजा उस फैसले की बुनियाद को हम चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं कि ये अभी ऑर्डर जो है दुरुस्त नहीं है और हम उस पर बहुत सारी जूरिस्प्रूडेंस भी है। जो चीज़ शायद कम नोटिस में आई है कि इलेक्शंस एक्ट जो 2017 का है, उसकी जो शिक नंबर 69 है 69, वो ये कहता है कि इफ़ द कमीशन इज़ सेटिस्फाइड दैट पोल्स कैन नॉट टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ ए नेचुरल कैलेमिटी और फॉर एनी अदर रीज़न बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, द कमीशन मे फिक्स अनदर डे फॉर होल्डिंग द पोल। नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जी, लेकिन अभी तो शेड्यूल का ऐलान तो उनकी उन्होंने वैसे पहले भी किया था, फिर डिले कर दिया। जी, वो उनकी अथॉरिटी में है। ये और एक अलग सब्जेक्ट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है डेट्स देकर और इलेक्शन कमीशन को पाबंद करके। लेकिन जो इसका हतमी फ़ैसला है वो बहरहाल पहले PDM ने करना है और जो कल आप देखेंगे पार्लियामान में क्या कार्रवाई होती है। सायरा बानो साहब, पहले भी कौमी असम्बली में एक रेजोल्यूशन मंजूर हुई, अब कल फिर एक और रेजोल्यूशन मंजूर होगी। ज़ाहिर है आप तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस हाउस की आप मेंबर हैं, जिस कौमी असम्बली की आप मेंबर हैं, वो हाउस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ बराह रास्त एक मुहाज़राई की तरफ जा रहा है और इससे मामलात बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बेहतरी की तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इससे हालात ख़राब ही होंगे और इनकी रेजोल्यूशंस और इन चीज़ों की मुझे समझ नहीं आती। ऐसी एक बात कर रही है नॉर्मल सी कि कभी कोई मुलाजिम आके मेरे हस्बैंड से तहमीद बांधता है ना कि साईं ही हूँ, तो वो आगे से बात नहीं सुनते। वो कह रहे पेट जो दर्द बुधा, पेट का दर्द बताओ, असल बात बताओ, असल बात बताओ। तो रेजोल्यूशन वगैरह सब छोड़े, पेट जो दर्द बुधायो कि दर्द छाए वो बताएं ताकि उस पर आगे कोई बात हो। बाकी ये कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इदारों में तसादुम चाहते क्यों हैं। मतलब हर चीज़ मतलब इनके कंट्रोल में हो, मतलब जजेस हों तो वो भी इनके अपने हों, जो इनके व्हाट्सएप पे या फ़ोन के ऊपर इनके फ़ैसले सुने या माने। तो ये नहीं होना चाहिए और ये बहुत गलत कर रहे हैं। और मज़े की बात है ये कर भी नहीं रहे। ये नहीं कर रहे, मतलब मुझे इनका इतना वेट नज़र नहीं आता। खुर्रम दस्तगीर साहब का नहीं, इनकी पार्टी का वेट नज़र नहीं आता। अब मुझे नहीं पता कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई हैं, ये नहीं कर सकते। शायद जरदारी साहब करवा रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि ये PDM का कोई वो इसमें वो अमल दखल नहीं है। अच्छा, इतना वेट नहीं है। अच्छा, कहीं और से चले, अब पता नहीं है आप किस
किस तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन पब्लिक बड़ी समझदार है, उसको पता चल गया है। जी जी, अब समझ आ गई है ना? हमें कि बताने अब की ये जरूरत सब भी ये नहीं है। सो मोटो की बात कर रहे हैं तो फिर सारे रिवाइज कर लेना, 9 अप्रैल वाले को भी ना माने। तब हुआ तो तब बहुत अच्छा था, अब उन्होंने किया है तो अब इनको एतराज़ात अच्छा, हैं। अगर आपकी इजाजत हो, देखिए 9 अप्रैल की बात आपके नाजरीन को वाजे होनी चाहिए कि 9 अप्रैल का केस वही था जिसकी हम डिमांड करते हैं। 13 जज इकट्ठे हुए, 13 में से 11 ने कहा कि सो मोटो बनता है। आज भी हमारी यही डिमांड है, हम अपने हक में फैसला नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला फुल कोर्ट के सामने ले जाएं। अगर 13 में से 11 कह देते हैं तो हम मान लेंगे। अच्छा अहमद अवैस साहब, मैं ज़रा आपसे थोड़ा सा एक बहुत ही लीगल पॉइंट जो है वो पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है उसमें कहा है कि 10 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे, और इलेक्शन कमीशन ने 11 अप्रैल को रिपोर्ट बैक करना है सुप्रीम कोर्ट को। तो इनके पास 5 दिन हैं। अगर इन 5 दिनों में हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया नहीं देती तो क्या उसके बाद सिर्फ वजीर ख़जाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी करेगी? यकीनन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो बुला लेंगे ना कोर्ट के अंदर, वो इन पर्सन बुलाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर को भाई कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो। बात सारी खुलेगी कि कहाँ से रुकावट है और क्या वजह है उसके पीछे। और ये रेजोल्यूशन जो पास कर रहे हैं, जो असम्बली में जो स्पीच कर रहे हैं, बार बार प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा कैसे मेज़ें बजा बजा के और गर्दन घुमा घुमा के, और वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बड़ा कंटेम्पचुअस एटीट्यूड है उनका टूवर्ड सुप्रीम कोर्ट। तो ये होना नहीं चाहिए इतने बड़े अदारों का। यानी एक आप देखिए ना कि स्टेट जो है 3 बड़े पिलर्स के ऊपर खड़ी है, उसमें पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। अब पार्लियामेंट भी इनके पास है और एग्जीक्यूटिव भी ये खुद हैं, और वहाँ ये दोनों को ये जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ, ये बड़ी ख़तरनाक गेम खेली जा रही है। और मैं तो समझता हूँ कि दे आर प्लेइंग विद फायर, ये ख़तरनाक तरीन है। इसमें बिल्कुल इंसान को स्कोर सेटलिंग पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, बैठ के मामलात को रिजॉल्व करना चाहिए और पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। क्योंकि अगर सोसाइटी में से सुप्रीम कोर्ट को आप माइनस कर देते हैं तो सोसाइटी जो है फ्री फॉर ऑल हो जाएगी और इस कदर ख़तरनाक सोसाइटी जन्म देगी। ऑलरेडी एनार्की के शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ये इतनी बढ़ जाएगी कि शायद किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। और ये मामला जितने बाकी अदारे हैं, अब अदालत है, फ़ौज की एक अदारा है, आप देखिए आर्म फोर्सेस हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये रियासत के आइन के ताबे हैं। कोई बड़े से बड़ा आदमी, कोई बड़े से बड़ा अदारा जो है वो अपने आप को आइन से बालातर नहीं समझ सकता, और आइन के हर शिक को इम्प्लीमेंट करना और उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसको जो है वो एनफोर्स करना और करवाना, ये जिम्मेदारी है। ठीक है, बिलखसूस ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन्होंने, दे आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप देखिए पीछे रह क्या जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये सबको मिलकर ये काम करना चाहिए, और ये आपस में कन्फ्रंटेशन अदारों की जो है ये तो कलेप्स करा देगी, इंटरनल कलेप्स हो जाएगा मुल्क का, बड़ा ख़तरनाक होगा ये। अच्छा, अब इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाना तो फिर बताइए आपके पास रोड मैप क्या है। ज़रा सुने इमरान खान साहब क्या सवाल उठा रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फ़ायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दे। मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतज़ार करूँगा इलेक्शन का। बड़ी मुनासिब बात है जी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई रोड मैप अगर है तो बता दें, मैं अक्टूबर तक इंतज़ार के लिए तैयार हूँ। जी, पहली तो अहमद अवैस साहब की एक बात कि ठीक है, रियासत के 3 सतून हैं, मुकन्ना है, इंतज़ामिया है, अदलिया है, लेकिन आईन पाकिस्तान का इब्तदाइया वाज़े तौर पर कहता है कि अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अवाम के चुने हुए नुमाइंदों के पास होगा। सो देयर इज़ अ प्रिविलेज। ये नहीं है कि सारे, उन्होंने किसी जजेस का जिक्र नहीं है, किसी और इदारे का जिक्र नहीं है, कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। तो एक तो पार्लियामेंट की जो सॉवरेंटी है वो वाजे है। दूसरा इशू ये है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, रोड मैप बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये जो किताब है इसमें सिर्फ वो शिक नहीं है जो ये कहती है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। ये किताब ये भी कहती है कि आप पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ लेकर चलेंगे।
ये किताब ये भी कहती है कि सबके साथ बराबर सलूक होगा। ये किताब ये भी कहती है, और जिस तरह इमरान खान ने खुद CCI में कहा था कि अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे, ये किताब ये भी कहती है कि आप सिर्फ पंजाब के लिए फैसला नहीं करेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन उसका रास्ता नहीं रोक नहीं, सकती। पार्लियामेंट उसका रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन उस हुक्म की जो वायरीज है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल होना है, वो हमारी नज़र में बहुत हद तक उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये बात हम कोर्ट के सामने ही रखेंगे। ये पार्लियामान के जरिए, पार्लियामान ने तो अपनी विल का इजहार करना है। इससे पहले कि पार्लियामान और आगे जाए किसी कानून साजी के मामले में, मेरी आज भी आपके प्रोग्राम के दौर से मैंने ये बात पार्लियामान में भी की है कि हम अपनी मर्जी का फैसला नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट बुलाकर ये जो 4-3 और 3-2 का मामला है, इसको हल कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा सायरा बानो साहबा, ये एक वैलिड पॉइंट नहीं है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो जाएगा, लेकिन सिंध में और बलूचिस्तान में नहीं होगा, तो वो एक और फ़र्क मरदमशुमारी पर बाद में होगा। हाँ, तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि तमाम सूबों में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, जब पहले बात हो रही थी ना कि जब उन्होंने कहा था कि हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे, तो इन्हीं के वुज़रा थे ना जो उनके डेली बयानात आते थे कि आप वो असेंबली तहलील करें, हम ये कर देंगे, तुम पंजाब और KP तहलील करो तो हम ये कर देंगे। बढ़ावा तो इन लोगों ने दिया। तो उस वक्त भी जिस वक्त पूछा था तो मैंने यही बोला था कि अगर उन दो में PTI की गवर्नमेंट आ जाती है या जो PDM इत्तेहादी इनकी गवर्नमेंट, तो वो फिर इलेक्शन को मानेगा कौन? अच्छा, फिर वो होगा कि फिर धांधली, ज़ाहिर है जो वफाक में बैठे हुए असरअंदाज तो होंगे, और पंजाब में भी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, इन्हीं की है। अच्छा हाँ, इन्हीं की है, इन्हीं की है। ये बताएं कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इनकी ट्वीट्स देखें तो इन्होंने कहा 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि अब ये जब इतना सर जोड़ के बैठे हुए हैं और इतने बयानात और ये और वो, ये इतनी आसानी से गेम अपने हाथों से निकलने नहीं देंगे। तो आपका ख्याल है कि ये जो कहते हैं वो दरअसल ये नहीं कहते, वो कोई और कहता है? जी हाँ, बड़ी आप दरिया को कूजे में बंद करने की माहिर हो चुकी हैं। अच्छा, सच बोलना चाहिए। नहीं, वो कहाँ ये इस तरह। और अभी कल पार्लियामेंट की बात कर ले तो पार्लियामेंट है क्या? सब तो, एक तो खैर इनके पास 282 की स्ट्रेंथ भी नहीं है, बाकी जो 22 इनकी बी टीम है, बी टीम नहीं, बी टीम के जो कप्तान है राजा रियाज साहब हैं, वो राजा रियाज साहब आज फेडरल मिनिस्टर्स पे बरस रहे थे, कोई मेरी शक्ल ही नहीं पहचानते, ये हमें भूल गए हैं, लिफ्ट ही नहीं कराते। हालांकि देखिए उन्होंने फैसलाबाद में बैनर्स भी लगाए थे अपने नाम से और अपनी तो तस्वीर से और सारा। अच्छा, टिकट भी होनी। अहमद अवैस साहब, ये जो इमरान खान साहब ने सवाल पूछा है हुकूमत से कि बताओ अभी तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो यही सवाल अगर इमरान खान साहब से पूछा जाए कि भाई चलें ठीक है, इलेक्शन हो जाते हैं और आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो पाकिस्तान को मौजूदा इक्तिसादी और सियासी बहरान से निकालने के लिए आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है या नहीं है? तो क्या इमरान खान साहब के पास इसका जवाब होगा? देखिए, इमरान के पास इसका होना चाहिए एज ए पॉलिटिकल लीडर, और जवाब यकीनन होगा, क्योंकि मैं जब भी उनसे मुलाकात या होती है तो बाकायदा वहाँ पे एक्सपर्ट्स की, इकनॉमिक एक्सपर्ट्स की भी और इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की अक्सर वो डिस्कशन उनको बुलाया होता है, उसका बहुत सारे मामलात के ऊपर डिस्कशन चल रही है। लेकिन सरे-दस्त एक ही बात से ये अभी प्लान जो है उसको ऑनर्थ कर देना इस मौके के ऊपर, जबकि अभी हुकूमत के कोई आसार ही इलेक्शन करवाने के नज़र नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन में वो इस वक्त बाकायदा आमने सामने आए हुए हैं। तो सूरत हाल, बाकी ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर पाकिस्तान ने, अल्लाह करेगा पाकिस्तान ने सर्वाइव भी करना है और फ्लरिश भी करना है, इस क्राइसिस से भी निकलना है, तो सुप्रीम कोर्ट कायम रहेगी, पाकिस्तान का आइन जो है वो कायम रहेगा। और अगर आइन कायम है और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है तो ये ऑर्डर जो हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे, और ये कितने रेजोल्यूशन कर लें इसका कुछ नहीं बनेगा, और इनको सबमिट करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा कानून के आगे। ये तो अथॉरिटेटिवली बहुत बार ये बात साबित हो चुकी है, और किसी को इसमें इस स्कोर सेटलिंग की पोजीशन भी नहीं है, और ना किसी को ये समझना चाहिए कि उसकी हद तक हो जाती है या उसकी इज्जत में कमी आ जाती है। ये अदालत है और एक कानून है, कानून के आगे सब ने झुकना है। आइन सब के लिए सुप्रीम है, किसी एक के लिए तो नहीं है। और सुप्रीम, और आपको पता है कि अवैस साहब से गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट तो नजरिया जरूरत का जो 200 केस था उसके बाद भी कायम रहा।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद भी कायम रहा, जफर अली शाह केस अब ज्यादा भी कायम नहीं रहा, हुआ, तो इसलिए- उसके बाद भी कायम रहा, मैं और सब आपको अर्ज कर वो रहा हूं। ऑर्डर इंप्लीमेंट भी हुए। लेकिन देखिए ना, लेकिन क्या उससे पाकिस्तान वक्त आगे के गया? साथ-साथ पाकिस्तान आगे तब्दीली नहीं आई। गया। यहाँ जो सबसे बड़ी हमारी सुनिए आप, जिम्मेदारी है, मेरी इस्तदार है, पाकिस्तान इमरान खान आगे साहब इस वजह से ने नहीं जो गया। सवाल पूछा उसको भी मैं जवाब देता हूं। पाकिस्तान- हमारी जिम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान- 2017 आप से मेरी बात लेकर सुनेंगे अगर 18 के इंतखाबात तक जो पाकिस्तान की सियासत में, आइन में, हाकमियत में जो तरोड़ मरोड़ हुआ, गैर आइनी मुदाखलत हुई, हम 2023 में इस तरह का इंतखाबात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें एक चारों आप सूबों इतने- में बैक वक्त इतने सख्त आप अल्फाज देखिए, इस्तेमाल मैं कर सख्त- रहे हैं। आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? ये साफ, सुनिए, शफाफ और खुर्रम गैर साहब- आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात जी, चाहिए, अहमद और साहब- उसका यही तरीका है। देखिए जो रोड मैप देखिए, है खुर्रम ये साहब, मेरी बात है कि ये सुनिए। सेंसस मुकम्मल हो जाए, जरा आप उनको मेरी बात बात मुकम्मल सुनिए, करने मेरी बात सुनिए। जो हमारी मर्दमशुमारी मेरी मुकम्मल बात हो सुनिए, मैं ये जाए, कहता उसके हूं- बाद हल्का बंदी अच्छा, आ जाए, अहमद अवैस और साहब, चारों क्या सूबों में आप- इंशाल्लाह अहमद अक्टूबर में अवैस साहब, इलेक्शन पूरा होगा। बात तो सुनेंगे ना आप जी, मेरी। जी अहमद अवैस साहब, आप मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप पार्लियामेंट में बैठ के पर्सन स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक आप लेजिस्लेशन करें और आइन के हुलिये के बिगाड़ने की कोशिश करें, और वहाँ पे आप जजेस के मुतालिक, उनके किरदार के मुतालिक, आप उनकी इंटेग्रिटी के मुतालिक बातें करें, और पाकिस्तान के इस निज़ाम को इस तरह से तहवाला किया जाए, तो वो बर्दाश्त आपको कैसे हो जाएगा? उसके बाद रह क्या जाएगा बाकी आपके पास? अच्छा अब इसमें आप आज इकोनॉमिक हालत जो हमारी हुई है, ये इकोनॉमिक हालत जो हमारी आज नज़र आ रही है, हमें इकोनॉमिक्स की हमारी बदहाली जो मुल्क में नज़र आ रही है, जब आपने आके हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त आपके पास $12 बिलियन थे। अब आप 1.5 से अभी फिर इधर से कोई पकड़ पकड़ के आप ये कर रहे हैं। क्या हालात को हम पहुँच चुके हैं? IMF आपको अभी तक लारे पे रखा हुआ है, इसलिए कि जब तक कोई हुकूमत ओनरशिप कबूल नहीं करेगी 5 साल के लिए, वो किसी से सेटल नहीं अच्छा, करेगी। अब इसमें एक कोई सवाल शुक्र आपको एक सवाल और पैदा हो रहा है। चलाते रहेंगे। एक सवाल और पैदा हो रहा है। इन्हीं के पेश नज़र ज़रूरी है कि मुल्क में इंतखाबात हों, जो भी हुकूमत आए, बिला तखसीस वो हुकूमत आपकी आती है, वो PTI की आती है, वो किसी की आती है, लेकिन जब हुकूमत का मैंडेट होगा तो उसके साथ बाकी ताकतें भी बातचीत करेंगी और ठीक है। मामलात को आगे की तरफ चलाएंगी। चले, इसका मतलब है कि IMF जो है वो इस वक्त इंतजार कर रही है कि इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद मुआहदा करेंगे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक बात की है, उन्होंने इमरान खान साहब और सहूलतकारों के हवाले से एक बात की है, जरा सुने वो क्या कह रही है। कहीं फॉरेन फंडिंग पे सजा ना हो जाए, कहीं तोशा खाना की उस पे सजा ना हो जाए, चोरी पे, कहीं टिरवियन खान वाले मुकदमे में सजा ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। खुर्रम साहब, बराह रास्त चीफ जस्टिस इस वक्त जो करंट चीफ जस्टिस हैं उन पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाना क्या ये मुनासिब है? जी, हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, मैं सिर्फ हकायक 3 रख देता हूँ सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो तौहीन अदालत के मामले में निहाल हाशमी को सज़ा दी थी। अब ये आइन, यही आइन कहता है ना, आर्टिकल 10 है कि हर शहरी को बराबर ट्रीट किया जाएगा और हर शहरी को फेयर ट्रायल है। अगर जो मयार निहाल हाशमी के केस में कहा गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया, 6 महीने सज़ा दी, वो PTI के ऊपर और इमरान खान के ऊपर क्यों नहीं उसका इतलाक हुआ? फ़र्क मयार क्यों है? और ये फिर मैं कहूँगा ये उनकी ज़ातियात की बात नहीं, लेकिन जो 63A के मामले में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आइन को अपने कलम से लिख दिया, रीराइट किया, और जो लोग आइन की अमलदारी चाहते थे जजेस, उनके हाथ से कलम छीन लिया। ये 2 बातें हुई हैं कि एक तो रीराइट किया और जो उसको दुरुस्त कर सकते थे उनसे कलम छीन लिया, उनको बेंचों में नहीं डाला। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि तो आप इस चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लेके आएंगे? जी, ये तो अभी डिस्कशन हो रही है, मुझे नहीं मालूम। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा है ना कि लेकिन जातियात की बात से ज़्यादा जो आपने कहा ना कि जी जजों की इंटेग्रिटी ये है कोर्ट के मामलात में, उनकी जातियात में बात। कोर्ट का मामला ये है कि अभी तक 1 मार्च 2023 का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिस पर हमें बताया गया है कि 5 जजों के दस्तखत हैं, वो कौम के सामने क्यों नहीं आया? वो आना चाहिए भाई, ताकि मामला हल हो जाए कि 3-2 है, 3-4 है। अब जब तक वो कागज कौम के सामने नहीं आता, कोर्ट की क्रेडिबिलिटी सवाल में है। ये किसी जज की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये जो बेंच वहां बैठा हुआ था उसकी क्रेडिबिलिटी सवाल में है। यही बात की गई है कि अगर इस सारे का जो बेनिफिशियरी है अगर वो एक लाडला है तो फिर कोर्ट का झुकाव भी एक क्वेश्चन में आएगा। तो लिहाजा जातियात की बात नहीं है, उनके जो फैसले जिस तरह हुए हैं उस तरह हम ये सारी जो सवाल गुफ्तगू कर हो रही है, सायरा बानो साहब, आपको नहीं लग रहा कि
कि पार्लियामेंट के अरकान जो हैं वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ी जारहाना ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक और वज़ीर आज़म या एक और वफाकी वज़ीर जो है वो तौहीन अदालत का शिकार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा? पता नहीं, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आइन तो है नहीं ना। अच्छा, आइन आइन तो नहीं तोड़ है? दिया। कहाँ है आइन? आइन की आप किताब उठाकर देखें तो जो रियासत अवाम को जो 8 से 28 तक है, 8 से कि 28 जो बुनियादी तक जो human सहूलियात rights हैं, fundamental ह्यूमन राइट्स हैं, rights। फंडामेंटल, उसमें से कोई एक भी आपको कहीं दिखा? वो नहीं दिखा तो है कहाँ? बाकी ये सब आइन से, अभी मैं परसों से देख रही थी इनकी तकारीर भुट्टो साहब के लिए, और मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी तारीख पढ़ी हुई है कि मतलब ये वही लोग हैं जो मिठाइयाँ बांटते थे, और कलम भी ख़रीदा गया कि जिस कलम से वो उनको डेथ सेंटेंस नहीं, वो हुआ आप था। भूल गई, वो चौधरी शुजात हुसैन उनके साहब के ज़हूर वालिद इलाही चौधरी साहब ज़हूर इलाही साहब ने, ने उन्होंने खरीदा खरीदा, तो वो अभी इत्तेहादी है ना इनके, था। इत्तेहादी है, तो मिठाइयाँ बांटी थी। तो भाई पार्लियामेंट आपकी है, आप एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाएं, क्योंकि ये तारीख में है। अगर आप अमेरिका उसमें देखें तो ये क्या कहते हैं, वो बिली रिचल नाम था, और एक क्रोमवेल इंग्लैंड का, वो मैं नाम सॉरी भूल गई हूँ, ओलिवर क्रोमवेल जी, बाद मौत भी उनके कोर्ट मार्शल हुए, तो कोर्ट रेजोल्यूशन मार्शल ले ने आए। फांसी पे लगा दिया था। हाँ जी, वो निकाल के। तो आप जालक साहब के लिए एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाएं। जब हम कल भुट्टो साहब के लिए तकरीर कर रहे थे, तो आप वापस से फेयर ट्रायल करवा लें। अच्छा, ये आपने तो एक फिर बड़ी आएगा। अहम बात की है। अच्छा, कल हमने अपने प्रोग्राम में मरियम नवाज शरीफ साहबा की एक ट्वीट के हवाले से ये सवाल उठाया था कि वो जनरल फैज़ पे तनकीद करती हैं, साकिब नसार साहब पे तनकीद करती हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब पे तनकीद नहीं करती। तो उसके बाद फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज बाजवा साहब का नाम ले लिया है, और कल नवाज शरीफ साहब ने भी नाम ले लिया। तो ज़रा बता दें आपको कि मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है उसमें दोबारा कुछ करेक्शन नज़र आ रही है। देखें, जनरल बाजवा और साकिब नसार की मिली भगत थी, और उसमें शामिल थे जस्टिस खोसा, उसके अंदर एजाजुल आसन भी शामिल थे। इन्होंने मिल के नवाज शरीफ को निकाला था, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, जो मकबूल लोग होते हैं उनको 3-4 जजेस की सहूलतकारी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल फैज की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल बाजवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ दिन तक जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अब दोबारा उनका नाम लेना शुरू कर दिया है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज गुजरांवाला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का ऐलान किया है, और आज ही खैबर पख्तूनख्वा की जो बार कौंसिल है उसने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का ऐलान किया है। अब तक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ 5 रेफरेंसेस जो हैं वो भेजे जा चुके हैं, और इसमें एक काबिल ज़िक्र पहलू ये है कि ये पहली दफ़ा उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फ़ाइल नहीं हुए। कुछ साल पहले 2016 में भी उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया था, और 19 अप्रैल 2016 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शो काज नोटिस जो है वो लाहौर उनको भेजा था, और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो है उन्होंने शो काज के ख़िलाफ़ आर्टिकल 184(3) के तहत एक दरख्वास्त दायर की थी, और 12 नवंबर 2016 को उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की तरफ से इस दरख्वास्त पे हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कायम किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि ये 3 मेंबर बेंच जो है इसकी जगह पे एक लार्जर बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और उन्होंने मिसाल दी कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है उसकी हेयरिंग जो है वो एक फुल कोर्ट ने की थी, तो मेरा जो रेफरेंस है उसकी हेयरिंग भी फुल कोर्ट करे। लेकिन फिर ये मामला जो है वो दब गया, और अब उनके ख़िलाफ़ 5 रेफरेंसेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जा चुके हैं। अहमद अवैस साहब, मेरा सवाल ये है कि ये मुख्तलिफ लॉयर्स की तंजीमें जो हैं वो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भिजवाने का ऐलान कर रही हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस मौजूदा सूरत हाल में अगर किसी भी जज साहब के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस भेज दिया गया है तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है उस तक पहुंचा के तो जजेस के बारे में अगर कोई गलत फहमी है, कोई शिकायत है तो उसको दूर करें।
देखिए बात यह है कि अगर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में से मालूम करें तो वहाँ पे एक अंबार लगा हुआ है रेफरेंसेस का, जो इररेस्पॉन्सिबल तरीके से वकला की तरफ से भी या मुख्तलिफ लिटिगेंट्स की तरफ से लोग दे देते हैं वहाँ पर, और उसको पहले वो स्क्रूटनी करते हैं। उनका पूरा एक तरीक़ेकार है, वो स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें कोई एलिगेशन जो है, मिसकंडक्ट जो है वो बनता भी है कि नहीं है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है उनकी और कितनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिससे साबित भी हो सके कि जो कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम दुरुस्त भी है कि नहीं। ये सारी बातें हैं देखने की। लेकिन बहरहाल जब मामलात जिस अंदाज में हमारे मुल्क में चल रहे हैं तो ये सब तरफ ही एक इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, इसको बहरहाल अवॉइड करना चाहिए। और हमें सबको मिल के एक, देखिए हमारे अदारे तो ख़ुद ही बनाए हुए ना, हम जब आइन बना है तो आइन के तहत जो अदारे बने हैं उनकी रिस्पेक्ट भी हमने क्रिएट करनी है और उनको स्ट्रेंथ भी देनी है। जब तक अदारे जो हैं वो मजबूत नहीं होंगे तो इंडिविजुअल मजबूत हो जाएगा जी, और इंडिविजुअल कमज़ोर होगा तो अदारे मजबूत होंगे। और इसी बुनियाद के ऊपर आप देखेंगे कि ये सारी दुनिया में जब अंग्रेज़ ने हुकूमत की थी तो उसने ये बुनियाद बनाई थी। और आप पीछे चले जाएं, 1500 साल पहले चले जाएं अगर, जब सारी दुनिया में एक बादशाह का निज़ाम था तो उस वक्त जब इस्लामिक स्टेट बनी थी तो वहाँ भी अदारों को और ये जो था काज़ुल क़ज़ा जो था, चीफ जस्टिस को बड़ा मजबूत और ताकतवर बनाया गया था कि वो उसने हाज़र जो अमीरुल मोमिनीन को अदालत ने बुला लिया था एक से ज़्यादा मरतबा, और वो उनकी बाकायदा कंप्लाइंस भी हुई थी। तो बात यह है कि ये सूरत हाल जो है ये कोई हौसला अफजा भी नहीं है और हेल्दी एटीट्यूड भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमें इससे जो है इज्तनाब करना चाहिए और बड़े एहतियात से मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। ख़ास तौर पर जिस हालात में अब हम इस वक्त गुजर रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक टाइम है जी। अच्छा, मेरे ख्याल में इसको बहुत एहतियात से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खुर्रम अगर साहब। हमें इसको दिया जी खुर्रम साहब, ये जो अहमद अवैस साहब फरमा रहे हैं कि हमें एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे ऐसे इश्यूज़ को सियासत के नाम पे उठा रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ बनता नहीं। मसलन आज जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इद्दत के दौरान एक निकाह किया है तो उनको नाहल करार दिया जाए। अब इद्दत के दौरान अगर निकाह हुआ नहीं हुआ, ये एक आदमी का पर्सनल मामला है, तो इसमें ये सियासत किधर से आ गई? जी नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, जब बेंच से ये कहा जाएगा कि जो लोग कल तक जेलों में थे आज वो असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं, तो फिर उसका ज़ाती जवाब नहीं आएगा? आएगा ना। जब अभी आपको मालूम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फ़ैसला जब लिखा है और उस फैसले के फ़ौरन बाद उनका फ़ैसला दुरुस्त साबित हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये खदशा है कि ये एक इम्पीरियल सुप्रीम कोर्ट बनने जा रहा है। आप उसको साम्राज्य कह लें, सुल्तानी कह लें, कि एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट बनने जा रहा है। उसकी उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने कहा डेफिनेशन दी कि कैप्रीस और कन्वीनियंस के ऊपर अगर आप अपने फैसले करेंगे। हमने ये देखा कि उसी केस में जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया और कहा कि ख़तरा है इम्पीरियल सुप्रीम कोर्ट का, अब उस केस का अभी तक वाजे नहीं है। और हम तो नहीं मानते कि जी वो 3-2 से फैसला, हम तो ये कहते हैं कि जब 4 जजेस इन राइटिंग हैं इसको रिजेक्ट करते हुए, तो फिर ये 4-3 का फैसला है। वहाँ एक फ़र्क फैसला आया, फिर उसके फ़ौरन बाद अभी जो कल हमने नया सीन देखा है, पहली 2 लाइनें अगर पढ़ लें तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। 6 जजेस पर मबनी बेंच बनाकर जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन, जिसका भी आपने ये जिक्र भी किया गया जी, वहाँ से रेफरेंस आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक 6 जजेस का बेंच बैठाकर उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। हालांकि उससे पहले उस पर सर्कुलर भी हो चुका था। क्या वो सर्कुलर ठीक था या फिर उस फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सारी, जिसको उन्होंने फिर कहूँगा कैप्रीस एंड कन्वीनियंस। और उन्होंने उसमें एक जुमला कहा जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, बड़ा अहम जुमला। उन्होंने कहा है कि इफ कोर्ट इज टर्निंग इनटू द माइंड्स ऑफ द पब्लिक into just another political institution, it ultimately undermines its legitimacy and the credibility of its judgments। कि अगर अदालत जो है वो भी अवाम के जहन में, मुंतखब नुमाइंदों के जहन में एक सियासी इदारा ही बन गई है, जहां आपने अपनी मर्जी का बेंच बिठाकर दूसरे जजों के फैसले जो है कलअदम कर देने हैं, फिर इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ उस अदालत की साख
बल्कि उनकी जो कानूनी हैसियत है उसकी जजमेंट्स की वो मुतासर हो जाएगी। अच्छा। और इसी को उन्होंने डिफाइन किया है कि ये अब साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट आप देखिए ना वो फैसला था क्या, खुर्रम दस्तगीर साहब, वो फैसला क्या था जरा उसको भी तो देखें कि एक जूनियर जज ने सीनियर जज के मुतालिक रिस्ट्रेन ऑर्डर पास कर रहे हैं, कभी ऐसा भी हुआ है? अच्छा जी, ये सर आप मेरी कभी इसको ऐसा तो गौर गुजारिश है करें। कि हमें तो ये पढ़ाया गया वकुला की तरफ से ही कि जब आपको सुप्रीम सही- कोर्ट के आपको दुरुस्त जजेस पढ़ाया बैठे गया हैं वो है, इसलिए सब मैं के आपसे सब बात कर रहा हूं। बराबर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक एडमिनिस्ट्रेटिव जी, हैसियत बिल्कुल। है, लेकिन बाकी तमाम जजेस वो- की कानूनी तौर पर जो फैसला देने की हैसियत है वो बराबर है। अच्छा अहमद वैस साहब, जरा इसका एक लीगल जवाब देना हमें कानूनी कि क्या वजह है कि जस्टिस मंदोखेल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, याया काजी फैज अफरीदी, ईसा साहब, ये सारे के सारे जो जजेस हैं, इनकी जो रिमार्क्स हैं या इनके जो इख्तलाफी नोट हैं उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस साहब के रवैये के बारे में अदम इत्मीनान का, बल्कि कहीं कहीं मायूसी का इजहार किया जा रहा है। इसकी वन क्या मैन वजह? शो का है जी जस्टिस, वन मैन शो कहा गया। हाँ, जी, और वन मैन शो जो देखिए है ना, पहले वो असल में- अल्टीमेटली डैमेज पहले करेगा वो- कोर्ट को। पहले वो सुनिए ना, पहले वो गलती कर चुके, क्योंकि जब बड़े साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि द बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके ऊपर पांचों जज साहबान ने साइन किए हुए हैं। और उससे पहले जब वो जजमेंट शुरू होती है तो ओपनिंग दो लाइनें जो हैं उसमें लिखा हुआ है कि 3-2 की रेशो से जजमेंट जो है ये बनाई गई है, और उसमें भी पांचों जजेस ने साइन किए हुए हैं। ये तो आपके सामने, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, ये तो नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, अभी आप खोलें जी, और आप ठीक है, देख बिल्कुल लें। ठीक है। लेकिन तो अब उसके बाद नहीं, लेकिन मेरी उसमें मुझे इसमें उसके बहस बाद- बहुत तवील हो जाएगी। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि क्या ये जो अगर फैक्ट है तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस बंदे खोल को ये मालूम नहीं था ये नोट देने से पहले? नहीं, उनको पता उन्होंने है, एक लेकिन तफसीली नोटिस में एक- दिया और एक- कहा है कि 4 दिन के इस फैसले वक्त- से हम रिजेक्ट करते इस हैं। वक्त जो फिर- लोग हमारी तो गुफ्तगू फिर सुन उन्होंने रहे क्यों हैं, नहीं, फिर उनमें क्यों से साइन किए उन्होंने? एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये तवक्को कर रहे हैं कि जी उनका जो मसला है वो आपकी जजमेंट ठीक है, आपका मसला है, आइन भी मेरा मसला है, और कानून की बालादस्ती अहमद अवैस साहब का मसला है। लेकिन सायरा बानो साहबा जब जाती हैं सिंध में और पीर जगोट के आसपास जब ये फिरती होंगी तो लोग पूछते होंगे कि जी हमारे लिए आपने क्या किया, और अवाम का मसला है महंगाई। ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की सियासत जो है और पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल, इसमें एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है, एक डिस्कनेक्ट हो गया है। आप 1 साल देख लें, 1 साल में कोई अवाम की उसके लिए फैसला हुआ है? अवाम की फलाह व ये बहबूद के मुफ्त लिए आटा दिया जा रहा है ना, उसमें लोग मरते जा मुफ्त रहे हैं। आटा या मुफ्त मौत तकसीम की जा रही है। मतलब वो क्या, अगर बिजली का बिल घरों में जा सकता है, क्या आटा क्या इज्जत और एहतराम के साथ लोगों के उनको मरने के लिए लाइनों में छोड़ना है? और मुझे आपसे इनसे ये पूछना है कि अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो बजट की कोई बाज़गश्त सुनी है आपने कि बजट स्टार्ट हो गया है क्या बनना? नहीं, पहले तो क्योंकि उन्होंने मई में- बनना शुरू पहले हो तो गया। उन्होंने 21 अरब रुपया जो है वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को देना है। हाँ, तो वो 21 अरब तो फ्री जो आटा बजाय उस पर तो कम सब्सिडी दे के लोगों को पहुंचा देते हैं, और जो लैपटॉप दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, और ऊपर से अब मुझे नहीं पता कि देखिए ना कि लीडर ऐसे हैं कि वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर इलेक्शन या इस फैसले को माना गया तो डॉलर 500 चला जाएगा। तो इससे अफेक्ट कौन होगा? गरीब आदमी, क्योंकि इनके तो डॉलर्स बाहर महफूज हैं। 180 पे लेके गए थे यहाँ से, जो मैंने ये खुर्रम साहब सवाल के नहीं है, ये मुझे पता 3 है। दफ़ा उठाया था कि ये जो जहाज आए थे, प्राइवेट आए थे, और उसमें जो लोग सूटकेसेस लेके गए थे वो कौन लेकर गए हैं? जो एएसएफ के थ्रू डॉलर्स गए, इनके डॉलर तो 180 पे लेके इनको तो फायदा 300 हो ASF गया के थ्रू जी। ASF के थ्रू डॉलर बाहर गए हैं। तो वो चेकिंग नहीं होती ना, तो जाहिर है वो होते हैं। ये आपको तो जिस अंदर की खबरें पता नहीं कहाँ से मिलती हैं। नहीं, ये वहां पर वो गए हैं। जब आप कोई प्राइवेट जेट पर जाते हैं वहां पर कोई चेकिंग नहीं होती। अच्छा। आप मेरे साथ चलिए, वहां पर कोई चेकिंग नहीं होती, और मैं प्रूफ के साथ मैं बात कर प्राइवेट रही हूँ। जेट पे आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरे पास तो डॉलर है ही नहीं है, डॉलर इतना महंगा है। तो सिर्फ बता दूं कि वहां पर चेकिंग नहीं होती, और ये कि बात प्रूफ के साथ और सच बात करनी चाहिए कि जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी और उस वक्त वो शुजात अजीम साहब थे, शुजा अजीम साहब, वो लेकर जाते रहे। तो इनके डॉलर तो महफूज हैं। अवाम अब कहाँ शुजात पर है? अजीम अवाम साहब- के लिए शुजात अजीम साहब को अब ये हक देंगी कि वो रिस्पॉन्ड बैक करें आपको? जी। मैं फिर मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा कि इसके बारे में मैं थोड़े से आप ठीक है, चल, सबूत यहाँ पर लाकर मुझे भी जरा मैं ब्रेक ला लेने के का रख मौका दूं। दे दें। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई साहब का मौक़िफ़ सामने आया है। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहा है कि पीडीएम किसी गलत फहमी में ना रहे। एमक्यूएम और जीडीए आइन और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ पीडीएम की साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर वो कहते हैं पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द खुशखबरी देंगे। वो भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। तो जीडीए की रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो साहबा तो पहले ही हमारे पास मौजूद हैं। तो सायरा बानो साहबा, ये एमक्यूएम और जीडीए के परवेज़ लाई साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं, ये कुछ मज़ीद बेहतर होने वाले हैं? इन्होंने पहले भी कहा था, लगता तो ऐसे ही है। हम तो वैसे ही इस बिल का मैं मुस्तरद किया था इसको असेंबली में, लेकिन बाकी एमक्यूएम का अभी पता चला है, सुनने में आ रहा था कि उनसे राब्ते में है। और हालांकि मैंने इनको असेंबली में इनके एक दो मेंबरान को बताया भी था, हुक्मरान जमात के एक शेर की सूरत में कि तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा, मुमकिन ही नहीं कि अंधे का कहीं सर न लगे, मुमकिन ही नहीं कि अंधे का कहीं सर न लगे। तो मैंने कहा था अपने इत्तेहादी पकड़ के बैठे। अपने इत्तेहादी पकड़ के बैठे तो आपने तोड़ लिए हैं? लगता है ऐसे ही है। तो एमक्यूएम टूट गई? एमक्यूएम तो वैसे भी देखिए उनका गैर फितरी इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब से आंख खुली कराची में इनका हमेशा मतलब उस शहरी हुकूमत और इन सब चीज़ों पे डोमिसाइल जॉब्स के, हाँ जी, तो वो था। इस पे दूसरा भी है, इट कुत्ते दबैर। अच्छा, नहीं ये ज़रा सख्त है। हाँ जी, वो था। तो अभी भी मरदमशुमारी के मामले में ये और फिर ये सब सीटों के मामले में तो बनता नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत ख़राब हुआ है और लोग इलाकों में ये जा भी नहीं सकते। अच्छा, अहमद अवैस साहब, परवेज़ लाई साहब ने जो बयान दिया है यकीनन उसकी कोई बैकग्राउंड होगी, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ तो कह रही है नया इलेक्शन करवाएं। तो नया इलेक्शन अगर होता है तो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ज़रूरत पड़ेगी एमक्यूएम की और जीडीए की? ये देखिए, ये पॉलिटिकल फैसले हैं, अब डिपेंड करता है उनके जो डाटाज एंड फिगर्स और उनके सामने क्या हालात हैं उसके ऊपर फैसले होते हैं ना। ये तो इसलिए यहाँ बैठ के तो इसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था लेकिन वो मेरे तक पहुँचा नहीं जी, जिसमें आपने कहा था कि जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम है हाँ। वो हल नहीं हो रही, महंगाई वगैरह का जिक्र किया आपने जी। तो मैं जिस दिन ये मिनी बजट आया था और वहाँ पे पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हो रही थी, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि पाकिस्तान में इन हालात में जो आजकल जिस प्रॉब्लम क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, 55% के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ना किसी पार्लियामेंट में उसका जिक्र आता है, ना कहीं आता है। वो कीड़े मकोड़ों से भी उनकी हालत जो है ख़राब मेरे ख्याल में गिनी जाती है और किसी में आज तक कोशिश नहीं की है कि उनके हालात को बदलने के लिए भी कोई कोशिश की जाए। वो भी इंसान है हमारी तरह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं एक तो बात कहना चाहता हूँ कि हमें ये बातें सोचनी चाहिए कि यहाँ पे बैठ के हम सिर्फ अब स्टेक होल्डर बन के पावर शेयरिंग के ऊपर ही हम बैठ के डिस्कशन ना करें। बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों के वजह से ये मुल्क कायम है उनके मतलब भी कुछ सोचना चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, ये आपको कोई असम्बली में बैठ के एहसास होता है कि एमक्यूएम जो है वो खिसक रही है आपके हाथों से? जी, मैं बड़े अदब से बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि अभी जो आपको मालूम है कि गैर मामूली सूरत हाल की वजह से बार बार काबीना की मीटिंग हुई, परसों भी हुई, कल भी हुई, और उसमें एमक्यूएम की तरफ से मुकम्मल हमायत और भरपूर हमायत का, उसमें कोई लगी लपटी नहीं थी। बल्कि हम तमाम जो हमारे एलाइज़ हैं, हवारी हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि मुकम्मल तौर पर तमाम जो जमातें हैं वो शहबाज शरीफ के ऊपर मुतफ़िक़ हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार करके उनको ये अथॉरिटी दी है कि वो जो फैसला करना चाहते हैं वो करें और तमाम जमातें सपोर्ट करेंगे। तो ये जो परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि किसी गलतफहमी में ना रहें, देखिए जी, सियासत मुमकिनात का खेल है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन पहले भी इस कौम को दहशत गर्दी से, कसाद बाजारी से, लोड शेडिंग से मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने निकाला था और ये हमारी आंखों के सामने की बात है। तो लिहाजा अगर ये एक मुश्किल पीरियड है जिसमें हम 2019 में इमरान खान का जो साइन करदा IMF एग्रीमेंट है उसकी वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अवाम की फलाह हमारी सबसे बड़ी तरजीह है और रहेगी। आप बड़ी हैरानी से देख रही हैं इनको?
खैरियत? मतलब देखिए ना, शुरू से अब मैं भी यहीं पर ही रहती हूँ, मैं कौन सा कहीं गई थी और फिर वापस आई हूँ, तो कौन सा दूध और शहद की नहरें यहाँ पर बह रही थी। हमेशा इसी तरह की जो हुकूमत आती है वो इस तरह के बयान देती है और जाते हुए फिर और तरह के बयान होते हैं, और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। इसमें कहाँ तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। बहुत बहुत कोई- शुक्रिया सायरा बानो साहबा, जनाब खुर्रम तसगीर साहब, अहमद अवैस साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते सवाल जो इमरान खान साहब ने उठाया है कि ये हुकूमत जो है, अगर इसके पास पाकिस्तान के हालात ठीक करने का कोई रोड मैप है तो बता दे। इमरान खान साहब कहते हैं वो अक्टूबर तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही सवाल जो है ये इमरान खान साहब से भी पूछने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब के पास अगर कोई रोड मैप है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात को बेहतर बना सकते हैं, तो प्लीज़ वो रोड मैप कौम के सामने पेश कर दें, ताकि कौम को मौका मिले कि वो शहबाज शरीफ और इमरान खान के रोड मैप का आपस में कंपैरिजन करे और कोई बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।